हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए बच्चों, आज एक पाठ पढ़ते हैं बहुत ही बढ़िया, जिसका नाम है अविस्मरणीय यादें। अविस्मरणीय का अर्थ होता है जो भूली ना जा सकें। ऐसी यादें, आपके और हमारे सबके जीवन में ऐसी यादें होती हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ संस्मरणात्मक विद्या पर आधारित है। इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपनी मां के जीवन से जुड़ी कुछ अविस्मरणीय यादों का उल्लेख किया है। उनके जीवन की प्रत्येक घटना से मिलने वाली प्रेरणा को उन्होंने अपने लिए आदर्श बनाया और जीवन को सही अर्थों में जीने का प्रयास किया, क्योंकि ये बचपन के ही संस्कार होते हैं जो हमारे जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं और हमारे जीवन की दिशा बदलते हैं। तो आइए अपने अध्याय को शुरू करते हैं। मेरी माँ, इस विषय पर लड़की का बोलना कितना कठिन है। मन में हजारों तस्वीरें आती हैं, कौन से सामने रखूं? बरसों से इसे छुपाने का प्रयत्न कर रही थी, लेकिन आज पर्दा खोलती हूं। कुछ खास बात तो बतला नहीं सकती, क्योंकि हमारी जिंदगी जनता के सामने खुली किताब है और आप उससे परिचित होंगे। आप जानते हैं, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, इनके जीवन की बहुत सारी बातें हमारे सामने होती हैं। जो पहली बात मुझे याद है वह उस जमाने की है जब गांधी जी हिंदुस्तान में थे। हिंदुस्तान यानी कि हमारा भारत। और सत्याग्रह, सत्याग्रह क्या होता है बच्चों? सत्य के लिए आग्रह या सत्य के अनुसार आग्रह। सत्याग्रह, स्वदेशी और खादी जैसे इनकलाबी ख्याल पैदा हुए थे। इनका असर मेरे पिता और दादा पर जोरों से पड़ा। इंदिरा गांधी जी कहती है, जब गांधी जी ने सत्याग्रह, स्वदेशी और खादी जैसे आंदोलन शुरू किए तो इसका असर मेरे पिता और दादा पर भी पड़ा। दावतें बंद हुई, मखमल, साटिन इत्यादि उतारे गए, क्योंकि ये विदेशी वस्त्र थे, इन्हें उतार दिया गया। और चौराहे पर खूब चमकती रंग बिरंगी पोशाकों के गट्ठर जला दिए गए। अर्थात जिसके पास जो भी विदेशी चीजें थी वो चौराहों पर रखकर उसका ढेर बनाकर आग लगा दी गई। खादी पहनना शुरू हुआ। वह कैसी खादी थी? खुरदरी, टाट जैसी मोटी। माँ का सारा शरीर छिल जाता था, लेकिन इस लिबास में, लिबास यानी कि पहनावा, लिबास में भी उनकी खूबसूरती और नजाकत फूलों जैसे खिलती थी। गहने कपड़ों का उनको बिल्कुल शौक नहीं था। छुटपन में वे अपने भाइयों के साथ खेलती कूदती थी, क्योंकि उनकी बहन उनसे बहुत छोटी थी। इस आदत से उनको एक दफा काफी परेशानी उठानी पड़ी। जब वे 9 या 10 साल की थी तो कुछ समय के लिए सारा परिवार जयपुर गया। वहां सख्त पर्दा था और कमला जी से कहा गया कि वे केवल डोली में बैठकर ही बाहर जा सकेंगी। रोने पीटने से कुछ नहीं बना, लेकिन जिसको अभी तक पूरी आजादी थी वह इस कैद में कैसे रहे? जब देखा कि उनका चेहरा उतरा जा रहा है और दिन पर दिन वजन घट रहा है, तो मेरी नानी घबराई और एक तरकीब सोची। तरकीब यानी कि उपाय। नानी ने एक तरकीब सोची। फिर क्या थी वो? उस दिन से वे रोज सुबह अपने भाई के कपड़े पहनकर और बालों को पगड़ी में छिपाकर भाइयों के साथ घूमने जाती थी। किसी को पता भी नहीं चला, लेकिन उनके सचेतन दिमाग पर इस घटना का भारी असर पड़ा और वह सदैव पर्दे के विरुद्ध प्रचार करती रही। अर्थात पूरी उम्र उन्होंने पर्दा का विरोध किया। एक दफा और भी उन्होंने मर्दों का लिबास पहना। सन 1930 में जब वे कांग्रेस वॉलेंटियर बनी थी। मुझे भी बचपन में वे अक्सर लड़कों के कपड़े पहनाती थी। इससे जनता को बड़ी परेशानी होती थी। अक्सर मुझे लोग पूछते थे, तुम्हारा भाई कहाँ है? जब मैं जवाब देती कि मेरा कोई भाई नहीं है, तो वे कहते, वाह, हमने अपनी आंखों से देखा है। 17 वर्ष की उम्र में जब वे अपने माता पिता के घर को छोड़कर आनंद भवन की झलकती दुनिया में आई, तो उनको क्या मालूम था कि किस लंबे और दुख भरे मार्ग पर चलना होगा। इस वक्त मेरे दादाजी की वकालत खूब चल रही थी। वे प्रांत के सबसे बड़े आदमियों में गिने जाते थे। बड़े दिमाग और बड़े दिल के आदमी थे, शौकीन तबीयत के।
खूब कमाते थे और खर्चते भी थे। हमारा घर हमेशा मेहमानों से भरा रहता। तरह तरह के लोग, बड़े बड़े अफसर, लेखक, कवि, अंग्रेज और हिंदुस्तानी भी। रोज दावतें होती और दादाजी की खुशी से घर गूंज उठता। घर के दो हिस्से थे, एक तरफ अंग्रेजी तरीके के बैठने और खाने के कमरे और दूसरी तरफ देसी तरीके के। रोज दोनों तरह के खाने बनते। मेरी फूफी की मैट्रेन अंग्रेज थी और हमारा ड्राइवर भी एक अंग्रेज मिस्टर डिक्सन था। कश्मीरी घरों में औरतें पर्दा नहीं करती और मेरी दादी भी विलायत घूम आई थी। विलायत का क्या अर्थ होता है? विदेश। तो दादी भी विदेश घूमकर आ गई थी। घर की संभाल और मेहमानदारी का बोझ अधिकतर माँ पर था। नए तरीके सीख रही थी कि जिंदगी पलट गई और सारा परिवार जोरों से कांग्रेस के आंदोलन में भाग लेने लगा। जेल की यात्राएं तथा अनेक कठिनाइयां शुरू हुई। अपने उत्साह और हिम्मत से उन्होंने गांधी जी पर अवश्य कुछ असर डाला होगा, क्योंकि गांधी जी ने खास तौर पर स्त्रियों को पुकारा कि वह भी बाहर निकलें और काम का बोझ उठाने में अपने भाइयों की सहायता करें। माँ अपने बचपन का प्रण नहीं भूली थी। प्रण यानी कि जो उन्होंने ठान लिया था। जीवन भर गांधी जी के साथ जहां जाती, औरतों को पर्दे से निकालने का प्रयत्न करती और समझाती कि अपने अधिकारों के लिए वे कैसे लड़े। उनके कहने से हजारों औरतें कांग्रेस का काम करने लगी। माँ को अब बीमारी घेर रही थी, तब भी वे वॉलेंटियर बनी और काम करती रही। बाद में जब नेता गिरफ्तार होने लगे तो वे और जोरों से काम करने में जुट गई और इलाहाबाद शहर तथा जिले का संगठन अपने ऊपर इस बल और दृढ़ता से उठाया कि सब दंग रह गए। चारों ओर से उनकी योग्यता की प्रशंसा हुई। प्रशंसा यानी कि उनकी तारीफ हुई। उनके पति जवाहरलाल और ससुर मोतीलाल जी तो फूले नहीं समाये, अर्थात वो बेहद खुश थे उनके इस काम से। लेकिन सबके मन में चिंता थी, क्योंकि उनकी सेहत आहिस्ता आहिस्ता टूट रही थी। वह किसी की भी नहीं सुनती थी। सन 1930 में वे कार्यकारिणी की सदस्य बन गई और थोड़े दिन बाद ही गिरफ्तार कर ली गई। गिरफ्तारी की खबर रात को ही मिल गई थी। हम लोग रात भर जागते रहे। ऐसे मौके पर भी उनको दूसरों का ही ख्याल आता। जो भी काम अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करने की कोशिश की, ताकि उनके जाने के बाद किसी को कठिनाई न हो। कहते हैं जब दुख और पीड़ा इंसान में पड़ती है तभी उसका चेहरा खिलता है। जो कमजोर होते हैं उनको दुख तोड़कर दबा देता है, लेकिन जो बहादुर होते हैं वे उस उम्र से सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं और उनमें छिपी हुई ताकत और स्वाभिमान सौंदर्य चमक उठता है। कमला जी ऐसी ही थी। डांटती तो वह कभी भी नहीं थी, ना ऊंची आवाज में बोलती थी, लेकिन उनका प्रभाव ऐसा था कि जो वह कहती थी वही होता था। हमारे यहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय जी के भतीजे संस्कृत पढ़ाने आते थे। वे माँ का बहुत आदर करते थे और उनसे डरते भी थे। मुझे आश्चर्य होता था कि इतनी मधुर दुबली पतली औरत से डर कैसा। पंडित जी कहते, अरे तुम्हें नहीं मालूम, वह बड़ी शक्ति की देवी है, जो चाहे कर सकती है। इस पर माँ हमेशा हंसती, परंतु कुछ शक्ति उनमें थी जरूर। जो भी उनसे मिलता उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मैं तो मानती हूँ कि मेरे पिताजी पर भी उनके विचारों का गहरा प्रभाव था। प्रभाव यानी कि असर होना। तो गहरा असर छोड़ा उन्होंने अपने विचारों का। जैसे आमतौर पर पूजा पाठ होता है, उससे वो बहुत चिढ़ती थी। कहती थी कि जो लोग ऊपर से ईश्वर का नाम लेते हैं लेकिन विचारों की उधेड़ बुंद में पड़े रहते हैं, उन्हें दिखावटी धन की जरूरत होती है। मंदिर जाना भी इसी वजह से पसंद नहीं करती थी। लेकिन माँ की भक्ति भी बहुत गहरी थी। रोज हम लोगों से गीता और रामायण का पाठ करवाती थी। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, उनकी यह भक्ति और अंदरूनी शक्ति, अंदरूनी यानी कि अंदर की शक्ति, उनकी अंदरूनी शक्ति भी बढ़ती गई। बाद में वे नदी के किनारे घंटों समाधि में बैठी रहती थी। सेवा भाव तो उनमें था ही। गरीबों की पढ़ाई और बेहतरी में वे खास तौर पर दिलचस्पी लेती।
सन 1928 में मेरे दादाजी ने अपने बड़े घर को कांग्रेस को दान कर दिया और उसका नाम स्वराज भवन रख दिया। तो माँ ने उसके एक हिस्से में अस्पताल खोला। 37 वर्ष की उम्र में घर और प्यारे देश से हजारों मील दूर उनका देहांत हुआ। आखिर तक वे मुस्कुराती रहीं और हम सबको साहस देती रहीं। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका अस्पताल बंद ना हो। इस इच्छा को पूरा करने के लिए महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय और अन्य नेताओं ने इस स्मारक के नाम से इलाहाबाद में स्त्रियों के लिए अस्पताल खोल दिया। गांधी जी के हाथों उसका उद्घाटन हुआ। वहां सैकड़ों मीलों से मरीज आते हैं। जैसी सेवा वे अपने जीवन में करती थी, वैसे ही उनके नाम से अब भी हो रही हैं। तो श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लिखा गया लेख, जिसमें उन्होंने अपनी माता जी के बारे में विस्तार पूर्वक कुछ अंश रखे हैं, अर्थात उनके जीवन की कुछ झलकियां हमारे सामने रखी है। तो बच्चों, हमें अपने जीवन के कष्टों को दूर करना है, तो उसका एक ही तरीका है, दूसरों के कष्टों को दूर कीजिए। देखिए क्या असीम सुख की प्राप्ति होती है। तो हमेशा ऐसे संस्करण हमें पढ़ने चाहिए जो हमारे जीवन में एक अमिट छाप छोड़ दें। जो अभी हमने आपके सामने रखा, इंदिरा गांधी जी की माता जी के विषय में, वो किस तरह की महिला थी और किस तरह श्रद्धा भाव, दूसरों के लिए परोपकार की भावना उनके मन में थी। उन्होंने जीवन पर्यंत लोगों के लिए काम किया, लोगों के सुख के बारे में सोचा और बस अपने अंतिम समय तक वो यही कार्य करती गई। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों, ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।